नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतें पिछले 2-3 महीनों से लगातार बढ़ रही हैं और इसीलिए अब यह सियासत का मुद्दा भी बन गया। जब पेट्रोल डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच रहा है तो कांग्रेस ने इसे लोगों की जेब पर डाका करार दिया, जबकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर केंद्र का टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी बनाम राज्य का टैक्स यानी वैट को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ रहा है। इसीलिए दंगल में आज पेट्रोल, डीजल और गैस की बड़ी कीमतों पर बहस करेंगे। सवाल यह कि क्या सरकार लोगों पर पड़ रहे बोझ को लेकर संवेदना शून्य हो गई है? क्या डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें महंगाई को बेकाबू कर रही हैं? तो बताएंगे आज कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात है। एक बार फिर महंगा डीजल, महंगा पेट्रोल, महंगी गैस का मुद्दा लोगों के जेहन में है। पेट्रोल डीजल की कीमतें सेंचुरी की ओर बढ़ रही हैं। एलपीजी गैस की कीमतें 800 के पार हैं। और जब लगातार ये कीमतें बढ़ रही हैं तो विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका मिला है। ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। संसद सत्र के पहले दिन विपक्ष ने महंगाई पर बहस की मांग को लेकर हंगामा किया। हालात ये हुए कि राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। Petrol prices nearly 100 rupees per liter, and the diesel prices are more than 80 rupees, and LPG also increased, and all the petroleum products have gone up. Because of this, the entire country is suffering. पिछले हफ्ते महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने ऑनलाइन कैंपेन भी लॉन्च किया था। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रही है। कांग्रेस की दलील है कि केंद्र सरकार टैक्स के नाम पर लोगों की जेबों पर डाका डाल रही है और इस डकैती से सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों को मुनाफा कमाने का मौका दे रही है। विफल रही है, जनता महंगाई से त्रस्त है। ये जो आपका पैसा आपकी जेब से निकाला जा रहा है, ये आपको वापस नहीं मिलता है। आपके बच्चों की शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में ये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये पैसा सरकार चुने हुए 2-3 सबसे बड़े उद्योगपतियों को देती है। नुकसान आपको होता है। सरकार को पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करने पड़ेंगे और एकदम कम करने पड़ेंगे। महंगाई पर चुनाव के मैदान में भी सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है। रविवार को सिलीगुड़ी में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महंगाई के खिलाफ मार्च निकाला था। वो आज भी महंगाई के मुद्दे पर हमलावर थी। যখন ক্রুড অয়েলের দাম কমে গেল, আপনারা তখন বাড়িয়ে দিলেন আর বাড়াতে 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 এমন করে দিলেন যে আজকে গ্যাসের দাম প্রায় 900 টাকা কলকাতায়, প্রতিদিন 25 টাকা করে বাড়াচ্ছে, যেন মগের মুলুক হয়ে গেছে। চাল দেবো বিনা পয়সায় আর গ্যাস কিনতে হবে 900 টাকায়। বুঝুন, हम कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज दीजिए, बिना पैसा में गैस दीजिए। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को लेकर सरकार पर इसलिए भी हमला बोला जा रहा है क्योंकि यूपीए सरकार के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस को घेरा था। देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि 100 दिन में महंगाई पर वो नियंत्रण पाएंगे और अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर देश की जनता किस प्रकार से भरोसा कर सकती है? अब महंगाई का वही मुद्दा बीजेपी नेताओं के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। सवाल ये कि क्या महंगाई सिर्फ सियासी लड़ाई है? आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ केवल 2 खास मेहमान हैं। राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी का पक्ष रखेंगे और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता
पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का स्वागत है आज तक पर दंगल में। सदन में आज हंगामा हुआ इस बात को लेकर कि पेट्रोल, डीजल, गैस इनकी कीमतों पर चर्चा होनी चाहिए, और विडंबना यह कि उस हंगामे के बीच सदन स्थगित और मंत्री ने यह कहा कि जब समय आएगा तब जवाब देंगे। सुधांशु जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं, कितना तेल निकालिएगा जनता का? देखिए, आज जब तेल की कीमतों की बात होती है तो एक सिंपल सी बात समझिए, दिल्ली में 90 रुपए और मुंबई में 99 रुपए क्यों है? अगर केंद्र सरकार ही सब कुछ तय कर रही है तो देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग दाम क्यों होते हैं? ये तो किसी को भी समझ में आ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि उसमें राज्य सरकार का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। नंबर 2, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही एकमात्र प्रोडक्ट है जो कि जीएसटी में नहीं है। जीएसटी में क्यों नहीं आए? स्वाभाविक है कि राज्यों की राजस्व का सबसे बड़ा सोर्स है, इसलिए वो अपना सोर्स नहीं करना चाहते। अगर जीएसटी में होते तो 8 से 10 रुपए तो दाम वैसे भी कम हो सकते थे। तीसरी बात अगर आप देखें तो आज की डेट में स्थिति यह है कि जो 2014 से पहले की बात कही जाती है उसमें अक्टूबर 2014 वह डेट है जिसके के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डीरेगुलराइजेशन यानी सरकार का नियंत्रण पूर्णतः समाप्त हो गया। यह प्रक्रिया यह थी कि 2010 में पेट्रोल का खत्म हुआ था, अक्टूबर 2014 में डीजल का खत्म हुआ, यह 2002 में शुरू हुआ था हमारी सरकार के समय में, और 1995 के WTO की शर्तों के अनुसार। तो स्वाभाविक रूप से आज की स्थिति यह है कि 2014 अक्टूबर से पहले सरकार सीधा हस्तक्षेप कर सकती थी। अब सरकार को कोई कानूनन अधिकार नहीं है कि वह हस्तक्षेप कर सके। जैसे रोहित जी, आपके चैनल पर क्या न्यूज चलेगी, दूरदर्शन पे 25 साल पहले या 20 साल पहले डीजी दूरदर्शन तय कर सकता था, आज नहीं तय कर सकता। यह एक स्थिति है। इसलिए जब सरकार के हाथ में था तो सरकार से पूछा जाता था। अब एक ही रास्ता है सरकार के सामने, वो क्या है कि अपने टैक्स को कम कर दे। अब टैक्स की जो स्थिति है, करीब 30 रुपए के आसपास केंद्र सरकार का टैक्स बनता है, 30 रुपए के आसपास उसकी ड्यूटी है, और राज्यों का टैक्स 20% से लेकर 40% तक है। हमारी भी राज्य सरकारें और उनकी भी। तो मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि 30% के आसपास 3 हिस्से हैं। अब वर्तमान स्थिति यह है कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद की स्थिति में वो राज्य सरकारें जहां चुनाव है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कितना कम किया, असम ने कितना कम किया, तमिलनाडु और केरल ने कितना कम किया, क्योंकि एक यथार्थ है कि उनके राजस्व का सबसे बड़ा सोर्स है, और इस समय जब वो घनघोर वित्तीय संकट में है उस समय टैक्स घटाकर उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सीधी सिंपल सी बात है। और अंतर्राष्ट्रीय कारण क्या है? ओपेक देशों ने अपना प्रोडक्शन कम कर रखा है। टेक्सास में तूफान की वजह से अभी आने वाले 2 हफ्ते तक और प्रोडक्शन कम रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रोडक्शन कम हो रहा है, उस कारण से कीमतें बढ़ रही हैं, और कीमतें बढ़ रही हैं, राज्य और केंद्र दोनों के ऊपर उसका दबाव पड़ रहा है। इसलिए यह कहना कि एकमेव केंद्र सरकार का ही दोष है तो जीएसटी में शामिल कर दे। फिर हमसे जो क्वेश्चन पूछना मैंने तो अभी तक कोई आरोप लगाया नहीं कि केंद्र का दोष है या राज्यों का दोष है। मैंने तो केवल यह पूछा कि जनता का कितना तेल निकालेंगे। उसमें आप खुद ही डिफेंसिव हैं कि नहीं राज्यों का भी दोष है, केंद्र का अकेले दोष नहीं है। कुछ बातों से आपकी सहमत हो जाता हूं, लेकिन कुछ से नहीं होऊंगा। जहां आपने तुलना कर दी दूरदर्शन और न्यूज चैनल। नहीं रोहित जी, मुझे लगता है जो प्रश्न किया उस तुलना का कोई जनता का कितना तेल निकालेंगे, उस तुलना का इससे कोई संबंध है नहीं सर, पहली चीज। नहीं, मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज सुधांशु जी, ये सारी बातें सरकार खड़े होकर संसद में क्यों नहीं कह देती कि भाई इसका मतलब ना है, हमारी तरफ से हम नहीं घटा सकते, किसी राज्य को घटाना हो तो घटा ले, हम तो नहीं घटाएंगे। ये खड़े होकर संसद में कहने में क्या दिक्कत है? नहीं, हम ये कहने का प्रयास, हम एक और बात भी बता रहे हैं। जो 30 रुपया हम लेते हैं ना, वो भी 14वें वित्त आयोग के अनुसार 42% हिस्सा फिर राज्यों के पास जाता है। तो उस 30 में 12 रुपया फिर राज्यों के पास जा रहा है। तो हकीकत यह है कि हमारा तो सिर्फ 18 रुपया बच रहा है उसमें, जो दिखता है 30, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के अनुसार जो हिस्सा राज्यों के पास जाना है उसकी इसमें गणना नहीं हो रही। तो जो आपने सवाल किया बहुत सही सवाल था, कितना तेल निकालेंगे, तो जनाब जो खड़े होकर हल्ला मचा रहे राज्यसभा में वो भी तो जम के तेल निकाल रहे हैं ना, मेजर शेयर तो उनका है यहां पर। ठीक है, ओके। पवन जी बताइए। सुधांशु जी, आपसे पहले भी इस विषय पे चर्चा हुई, आपने तब भी गलत बयानी की और मैंने उम्मीद की थी कि आज नहीं करेंगे, आज भी आप करें। आप कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल
डीरेगुलेटेड है, मैं सहमत हूं आपसे, डीरेगुलेटेड है। आपने पिछली बार तो खैर कहा था कि हमारे वक्त डीरेगुलेट हुए, मैंने आपका सुधार किया था कि नहीं, अटल जी के वक्त शुरू हुए थे डीरेगुलेशन। जनता मूर्ख नहीं है, अगर डीरेगुलेटेड हैं तो अगर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य घटते हैं तो यहां भी घटने चाहिए, बढ़ते हैं तो यहां भी बढ़ने चाहिए। जब अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे तब 108 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक गया था अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। पेट्रोल 71 रुपए और 58 रुपए में डीजल मिलता था। अब जब अनर्थशास्त्रियों की सरकार है तो 60 डॉलर के नीचे नीचे घूम रहा है प्रति बैरल। आप 100 रुपए पे पेट्रोल ले गए। फिर उसके बाद आपने घुमाते हुए कहा कि जीएसटी में नहीं शामिल है। किसने आपको मना किया? आपको मालूम है जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने बार बार यह मांग की है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाए। आपको मालूम है एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है कि जो ही आप जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को शामिल करोगे 25 से 30 रुपए प्रति लीटर उसकी कीमत टूटेगी। और किसी ने, कम से कम कांग्रेस ने तो इसका विरोध नहीं किया है। आपके अपने मुख्यमंत्रियों ने किया, क्योंकि आजकल तो आपके यहाँ बड़ा असंतोष है। हो सकता है प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई किसी ने बोल दिया होगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्रियों ने तो कहा है कि जीएसटी में शामिल किया जाए। आप कहते हैं कि डब्ल्यूटीओ, बार बार इशारे में कहते हैं कि कांग्रेस के वक्त साइन हुआ था। ये जो एनर्जी चार्टर ट्रीटी है जिसके तहत ये आता है, ये डब्ल्यूटीओ का हिस्सा है। मैं आपका भी थोड़ा ज्ञान बढ़ा दूं। इसका रेटिफिकेशन कब हुआ था? अप्रैल 1998 में। किसकी सरकार थी? मैं, आपकी जानकारी मुझसे ज्यादा होगी, आप मुझे बता दीजिए। रेटिफिकेशन, उसको लीगल स्टेटस आपकी सरकार थी, क्यों नहीं क्वेश्चन किया अगर आपको लगता है वो गलत था? हम जब यूपीए की सरकार थी 2007 में, उसके पहले उसके बाद लगातार डब्ल्यूटीओ हमें चिट्ठियां आती थी कि अरे क्यों आप मॉनिटर क्यों कर रहे हो, इसको छोड़ दीजिए मार्केट पे। हम रेजिस्ट करते थे, हम कहते थे नहीं, ये अंडर रिकवरी होगी तो हम पैसा देंगे, जनता पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। आज क्या हालत बना रखी है आपने? तो आप पहले यह बताइए कि 820% डीजल पर क्यों आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पिछले 7 सालों में? 258% क्यों आपने बढ़ाई है पेट्रोल पर पिछले 7 सालों में? इसका जवाब तो डब्ल्यूटीओ नहीं देगा, इसका जवाब तो मनमोहन सिंह जी भी नहीं देंगे, और माफ कीजिएगा नेहरू जी भी नहीं दे पाएंगे। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आपका एक मंत्री कहता है कि सर्दियों में रसोई गैस के दाम बढ़ जाते हैं, दूसरी मंत्री कहती है धर्म संकट में आ गई। तो इनको धर्म संकट से निकालिए और जनता को संकट से निकालिए। ये आप अगर एक्साइज ड्यूटी हटा देते हैं तो आज 25 से 30 रुपए पेट्रोल और डीजल पे टूटेगा। छोड़िए, आप जीएसटी में करने की आपकी क्षमता नहीं है, आपकी रीढ़ नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, मत करिए। कम से कम ये एक्साइज वापस लीजिए। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि ये कहकर सरकार हर बार निकल जाती है सुधांशु त्रिवेदी कि अब तो पेट्रोल के दाम बाजार तय करता है। सर, बिहार का चुनाव आया, 48 दिन तक दाम रुके रहे। बाजार भी चुनाव के हिसाब से आगे पीछे करता है क्या चीजों को? हम ये माने अब जब 5 राज्यों में चुनाव होगा आने वाले कुछ समय में, तब पेट्रोल के दाम अटक जाएंगे जैसे अब अटकने लगे, वरना तो रोज बढ़ रहे थे। आप एक बार प्रश्न अपना दोबारा रिपीट कर देंगे? मेरा सवाल यह है सुधांशु जी, चुनाव के समय पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ने बंद हो जाते हैं? बिहार का चुनाव था, हमने देखा 48 दिन तक दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ। अगर बाजार के हवाले है तो फिर बाजार के हवाले रहे। हाँ, आपने जो सवाल किया मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। जो पवन खेड़ा जी ने बोला उसका भी जवाब। मैंने तो आपसे कहा आज जिन राज्यों में चुनाव है कितनों ने कम कर दिए बताइए? क्या आसाम ने कम कर दिए कि बंगाल ने कम कर दिए कि तमिलनाडु ने कम कर दिए कि केरल ने? क्योंकि आज वित्तीय स्थिति ऐसी है कि कोई टैक्स कम करके दाम को कम करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कार्य और भी करने हैं। और कोरोना काल में अर्थव्यवस्था लगातार निगेटिव में गई है, पहली बार अब पॉजिटिव में आई है पिछले क्वार्टर में, वरना माइनस में जा रही थी अर्थव्यवस्था। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, पवन खेड़ा जी ने कहा कि जीएसटी में इनके राज्य तैयार थे। अरे तो मैं कहना चाहता हूं कहां तैयार थे? आप रिटर्न में बता दीजिए। जब 2014 अक्टूबर में डीरेगुलराइज हुए हैं, कितने राज्यों में हमारी सरकार थी और कितने राज्यों में आपकी सरकार थी? और फिर भी आप जो ये बात कह रहे हैं, मेरे विचार से आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। आज लिख के भिजवा दीजिए 40% टैक्स क्यों है महाराष्ट्र में? इसीलिए दिल्ली में 90 रुपए और महाराष्ट्र में 100 रुपए के आसपास क्यों है पेट्रोल? ये 10 रुपया एक्स्ट्रा महाराष्ट्र सरकार का ही तो है ना। तो आज भी आप लिख के भेज दीजिए, आप कह दीजिए कि साहब हम जीएसटी में देने को तैयार हैं।
हकीकत यह है कि कोई राज्य सरकार जीएसटी में देने को नहीं तैयार थी इसीलिए इसको जीएसटी से बाहर रखा गया, क्योंकि आबकारी यानी शराब और पेट्रोल ये दो राज्यों के सबसे बड़े राजस्व के स्रोत हैं। और जो आपने बात कही, अगर जीएसटी में शामिल होते तो कॉस्ट कम हो जाती। अब रही बात एक्साइज ड्यूटी की, जो आप कहने की बात कर रहे हैं, मान्यवर, एक्साइज ड्यूटी तो मैंने आपको बताया, केंद्र भी ड्यूटी लगा रहा है और प्रदेश भी ड्यूटी लगा रहा है। न प्रदेश सरकारों की हिम्मत है कि हम कम कर दें, और केंद्र का तो मैंने फिर बता दिया, 30 रुपए में 12 रुपया फिर वापस जा रहा राज्यों के पास। तो हम तो सिर्फ 18 ले रहे हैं और राज्य 12 ये, और दूसरे में 20 से लेकर 40 तक, डिपेंडिंग, किसी राज्य में 20% ही है, किसी में 39% तक भी है। उसमें एक आध राज्य हमारे भी हैं, जैसे सबसे अधिक राज्यों में महाराष्ट्र में है एक्साइज ड्यूटी। तो अगर आप इस हकीकत को देखें तो अगर ईमानदार हैं तो सबसे धनी राज्य कौन है बताइए? उत्तर भारत का सबसे धनी राज्य पंजाब, और पूरे भारत का सबसे धनी राज्य कौन है? महाराष्ट्र, जहां आर्थिक राजधानी है। वो तो हिम्मत कर नहीं पा रहे हैं अपना टैक्स कम करने की, और दूसरों को नसीहत दे रहे हैं कि साहब आप टैक्स कम कर दीजिए। यानी जो गरीब राज्य है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, जो बहुत आर्थिक दृष्टि से सक्षम राज्य नहीं है, वो कम कर दें, उसके लिए हम हल्ला मचा रहे हैं। और सबसे धनी राज्यों में हम बैठे हुए, हम अपने कम नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस पूरे विषय के ऊपर जो भी ये बात कह रहे हैं वह तर्क और यथार्थ के अनुसार पूर्णता उचित नहीं। दूसरा, इन्होंने कहा 2002 में जो हुआ, इनकी सरकार आई तो क्या आपने डीरेगुलेशन रोक दिया? हां या ना में उत्तर दीजिए। नहीं रोका ना, तभी 2010 में पहला चरण और अक्टूबर 2014 में दूसरा चरण हो गया। तब फिर किस बात की बात कहना कि हम आए, हमने रोकने का प्रयास किया? आप आए, आपने नहीं रोका। यह स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहिए, क्योंकि आप नहीं रोक सकते थे। जो भी सरकार आई वो उस जमाने में WTO की लिखी चीजों से बंधी हुई थी। अच्छा, जो आके हम पलट सकते थे, 2014 में बाली में हमने किसानों की MSP का मुद्दा लाके पलटा, अन्यथा 2022 में हम MSP देने लायक नहीं रहते, सब्सिडी देने का अधिकार खत्म हो जाता। ऐसे ही 1999 में नवंबर सियाटल में हमने, हमारे बारे में निकला था, हमने सबोटाज किया दोनों बार। वाजपेयी जी की सरकार आई तो यह गया मैसेज कि WTO सबोटाज किया। मोदी जी की सरकार आई, जुलाई 2014 में मैसेज गया WTO सबोटाज किया, क्योंकि हमने स्टैंड लिया। जितना हम उसको रोक सकते थे उतना हमने रोकने का प्रयास किया। इसलिए इस विषय पे ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए, ना कि सिर्फ राजनीति। एक आदमी जब अपना मोटरसाइकिल लेकर, दोपहिया वाहन लेकर पेट्रोल पंप पे जाता है ना, और वो घूमते हुए देखता है उसको लगातार 100 तक जाते हुए, तो उसको ये नहीं पता होता कि WTO में समझौता किसने किया था। उसको इस बात का ख्याल नहीं आता कि यहाँ राज्य की सरकार का टैक्स कितना और केंद्र की सरकार का टैक्स कितना है। उसको वहां पर होर्डिंग लगा हुआ दिखता है जिसपे मोदी जी की तस्वीर होती है, और उसको वो याद आता है, नारा उस पर लिखा हुआ था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इसलिए वो आपसे सवाल पूछने के लिए आता है बार बार। लेकिन पवन खेड़ा, इनकी बात से जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि आप घटाना शुरू कीजिए, तब ये सोचेंगे घटाने के बारे में। ठीक, तो आप घटाइए। हमने तो राजस्थान में शुरुआत कर दी, आपने शायद, हमारे मित्र सुधांशु जी ने होमवर्क नहीं किया। राजस्थान ने जनवरी 29 को इसी साल क्या वैट घटाया या नहीं घटाया? आपने क्या किया उसके बाद? क्या आपने एक्साइज घटाई? उसी प्रपोर्शन में घटा देते, चलिए कुछ तो राहत मिलती। तो थोड़ा पढ़ लिख कर आया कीजिए सुधांशु जी, राजस्थान ने घटाया। रही बात 2002 में क्या हुआ और उसके बाद जब हमारी सरकार आई 4 में, तो मणिशंकर अय्यर जी पेट्रोलियम मिनिस्टर बने। तो क्या उन्होंने एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग रिजीम लाए या नहीं लाए? इसका उत्तर हां या ना में आप दीजिए। जी हां, हमने वो कदम उठाया था, जिस कदम को पूर्णतया 2014 में आपने खत्म किया। मैं आपकी उसमें निंदा नहीं करूंगा। हम अंतरराष्ट्रीय एग्रीमेंट्स में अगर हस्ताक्षर करते हैं तो सरकार किसी की भी हो, हम सब उससे बाध्य होते हैं। अरे उसी एग्रीमेंट को चलते अगर आप उसको लागू कर दें और एक्साइज ड्यूटी हटा दें, तो उस एग्रीमेंट को लोग धन्यवाद देंगे कि आज पेट्रोल और डीजल 40-45 रुपए में बिकेगा। ये उसी WTO, ये उसी डीरेगुलेशन का नतीजा होगा। लेकिन आपने, बार बार मैं दोहराता हूं, जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी थोपी है उस पे, आप आइए अब GST पर। 2014 में तो GST लागू ही नहीं हुआ था, तो उस पर आप पता नहीं क्यों तुलना कर रहे थे। GST आर्टिकल 279A क्लॉज 5 के तहत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स GST में हैं। सिर्फ उसकी तारीख तय होनी है कि कब ये लागू होगा, और वो तय करनी है काउंसिल को। काउंसिल की बैठकों में कांग्रेस की सरकारों ने बार बार कहा है, बिल्कुल कीजिए, इस पे चर्चा शुरू कीजिए, इसको तुरंत वो तारीख घोषित कीजिए।
तो इसलिए गलत बयानी मत कीजिए। ये प्रोविजन तो जीएसटी में तब से था जब हम जीएसटी के लिए गुजरात के एक जिद्दी मुख्यमंत्री से कोशिश कर रहे थे कि जीएसटी हम लागू कर दें। अब मुख्यमंत्री जिद्दी नहीं रहे वहां के, अब अच्छे मुख्यमंत्री आ गए गुजरात में, लागू हो गया जीएसटी। हमारे वक्त नहीं हो पाया था क्योंकि मुख्यमंत्री अक्खड़ थे, नहीं मानते थे, क्या करें। अब जब लागू हो गया तो 279A को भी लागू कीजिए जनता के हित में। आप तो नोटबंदी भी कांग्रेस से पूछ के नोटबंदी लाए थे, या जो आप तमाम काले कानून ले आए कृषि बिल, क्या किसानों से पूछ के लाए थे या कांग्रेस से पूछ के लाए थे? अब काहे इंतजार कर रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में आप लिख कर देंगे तो कर देंगे? अरे जनता को राहत देनी है, करिए। चलिए, वो आपकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, एक्साइज कम कीजिए और राहत तुरंत दीजिए। राहत मिलेगी सुधांशु जी? देंगे लोगों को राहत? हाँ, अब मैं बताता हूं। पवन खेड़ा जी तो बहुत पढ़े लिख के आए हैं, पढ़ भी रहे हैं, बीच बीच में लिख भी रहे हैं, और बोलते बोलते अपने इस वक्तव्य में पिछली बार की बात काट गए। इन्होंने कहा था कि हमारे अंदर रीढ़ नहीं थी कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में ला पाते, और आप तो यह कबूल कर ले गए कि आप तो जीएसटी लागू करने की रीढ़ नहीं थी। और रही बात गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जिद्दी नजर आ रहे थे, तो साफ साफ जनता को बताइए, आपके मुख्यमंत्री साथ थे? ममता बनर्जी जी ने हाँ बोला था या नहीं? बोलिए हाँ या ना? ना। जो यूपीए के चीफ मिनिस्टर है उनको तो साथ नहीं ले पाए, और दोष एनडीए को देने के लिए आ गए। दूसरी बात, आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटेड रिजीम मणिशंकर अय्यर लाए। अगर एडमिनिस्ट्रेटेड रिजीम लाकर रोक दिया तो कैसे 2010 में पेट्रोल बाहर हो गया डीरेगुलेशन से? मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, सच क्या है झूठ क्या है जाके नेट पे चेक कर लीजिए। किन किन डेट्स के बाद कैसे कैसे प्रोपोर्शन में पेट्रोल डीरेगुलेट होता चला गया, 2010 में कैसे हो गया भाई? अगर आपने 2004 में किया था और हमारे आने से पहले और हमारे आने के 3 महीने बाद खत्म हो गया पूरा प्रोसेस, क्योंकि आप उसको पूरा डीरेगुलराइज कर चुके थे। हाँ, जो मैंने 2014 की बात इसलिए कही कि जीएसटी काउंसिल के लिए जब राज्यों के साथ बात हुई तो 2014 में बात होनी शुरू हुई, और आपने यहां बिल्कुल गलत बयानी की कि राज्य तैयार थे। हमारा राज्य हो या विपक्षी राज्य हो, बाय एंड लार्ज सारे ही राज्य नहीं तैयार थे, क्योंकि उनकी इनकम के सबसे बड़े सोर्स ये थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, फिर एक बार कह दे रहा हूं। अब जो आपने बात अच्छी कही रोहित जी, जब आदमी खड़ा होता है तो उसको ये नजर आता 100 रुपए, अब उसमें लिखा होना चाहिए 30 रुपया केंद्र सरकार, 30 रुपया पेट्रोलियम कंपनीज का, और 20 से 40 रुपया राज्य सरकार, और उस 30 रुपए में 12 रुपया फिर राज्य सरकार। यानी अगर 60 रुपया जा रहा है औसतन, तो 42 राज्यों के पास जा रहा है और 18 केंद्र के पास। सुधांशु जी, मसला इस बात का है ही नहीं। आम आदमी का मसला सुधांशु जी इस बात का नहीं है कि 30 रुपए आप ले रहे हैं, 30 रुपए राज्य ले रहा है और 30 रुपए पेट्रोलियम कंपनी ले रही है। उसका मसला इस बात का है कि उसकी जेब से 100 रुपए जा रहे हैं, और वो 100 रुपए उसको महंगा पड़ रहा है, वो चुभता है उसको। और वो 100 रुपए जब पेट्रोल छूता है तो वो केवल पेट्रोल या डीजल डलवाने पर असर नहीं करता, वो उसकी जिंदगी के हर क्षेत्र पर असर करता है। और राजनीतिक पार्टियां केवल टोपी ट्रांसफर करती हैं। आपके हिसाब से चलें तो पिछले 7 साल से आपकी सरकार होने के बावजूद आज देश में तेल महंगा, तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है ना। मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि आज खुली अर्थव्यवस्था हो चुकी है। जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आप यह तय कर सकते थे हमको या पवन खेड़ा जी को बुलाएंगे? बताइए, आप ही तय करते हैं, मगर 20 साल पहले आप नहीं कर सकते थे। आज कोई आपसे कहे जी सरकार तय करे कि ये कौन बोलेगा आके टीवी पर, नहीं तय कर सकती। आज आपका जो मन होगा, जिसको मन होगा उसको बुलाएंगे। वैसे ही जब खुली अर्थव्यवस्था कर दी गई, उसके फायदे भी हैं, आज अंतरराष्ट्रीय कारणों से समस्या भी है। यह मैं कह रहा हूं, ईमानदारी से यह बात को क्यों नहीं स्वीकार करते? और टैक्स कम करना है तो टैक्स में इनका हिस्सा राज्यों का ज्यादा है, हमारा हिस्सा कम है। बस 2 लाइन में सारी बात स्पष्ट हो जाती है। ठीक, पवन जी। अच्छा, और एक और बात बता दूं, आने वाले कुछ हफ्तों में जैसे ही स्थितियों में सुधार होगा। आ रहा हूं सर, आप थोड़ी उम्मीद की बात अब करने लगे हैं, स्थितियों में सुधार होगा और टाइमलाइन भी है आने वाले 2 हफ्ते में। वो किस आधार पर अभी पूछूंगा। पवन जी कुछ कह रहे हैं? पवन जी बोल लीजिए, फिर ब्रेक पर जाएंगे। रोहित जी, ये बार बार जो गुमराह करने के शब्द इस्तेमाल करते हैं कि अरे कांग्रेस ने डीरेगुलेट होने दिया, मैं कह रहा हूं डीरेगुलेट हुआ तो उसका लाभ अब मिलना था ना, जब अंतरराष्ट्रीय मूल्य इतने कम हो गए। आपकी वजह से डीरेगुलेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा जनता को। अगर सरकार हस्तक्षेप न करे, आप कहते हैं कि साहब हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, सरकारी कंपनियां हैं ना, ये तो कंपनियां सरकारी हैं, बेचने के वक्त तो आप अपनी मान के बेच देते हैं।
इनको आप इशारा, जैसे कि बिहार चुनाव से पहले आपने इशारा करके नहीं बढ़ने दी थी कीमतें, अब क्यों नहीं करते वो इशारे? और आपने मुझे अभी तक राजस्थान के विषय में जवाब नहीं दिया। अशोक गहलोत सरकार ने 29 जनवरी 2021 को वैट पेट्रोल और डीजल पे कम किया। आपने, केंद्र सरकार ने क्या किया? मुझे उसका उत्तर दीजिए। कहां, कौन सी एक्साइज किस तारीख को कम की, मुझे जरा बताइए। आप 21 लाख करोड़ पिछले 6.5-7 सालों में अर्जित कर चुके हैं इस एक्साइज ड्यूटी से। 21 लाख करोड़ कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अब जब इतनी कोविड की वजह से और कई कारणों से अर्थव्यवस्था का आपने वैसे ही चौपट कर रखा है, सिर्फ पेट्रोल पंप से प्रधानमंत्री का वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा हटाकर तो कोई राहत नहीं मिली ना। वो राहत तो प्रधानमंत्री को मिली, ताकि अब लोगों को गुस्सा जो आएगा तो उनको शक्ल ढूंढनी पड़ेगी, भाई किस पर गुस्सा निकालना है। राहत तो जनता को दीजिए ना। अब हटा दिया उनका चेहरा। अब तो हम चाहते थे कि चेहरा लगा रहे पेट्रोल पंप पर, वो नूरानी चेहरा दिखे लोगों को, वो मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री दिखे लोगों को, जो दिन में 3 बार कपड़े बदलते हुए, सब दिखना चाहिए लोगों को, मालूम पड़ना चाहिए। संकट में जनता और वहां प्रधानमंत्री मस्त। एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो सवाल ये कि जिस उज्ज्वला योजना को लेकर, फ्लैगशिप योजना को लेकर सरकार ने कहा कि महिलाएं बीजेपी के पक्ष में आ रही है क्योंकि सरकार की योजना उनको पसंद है, वहां के हालात हमने दिखाए थे। उज्ज्वला के भरे सिलेंडर भी वापस भरवाने की हिम्मत नहीं पड़ रही कुछ महिलाओं, परिवारों की, उनको लकड़ी के चूल्हे पर फिर से फूंकना पड़ रहा। क्या सरकार को यह नजर नहीं आ रहा? एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, दंगल जारी है, आप देखते रहिए आज तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, दंगल आप देख रहे हैं। महंगाई की जीडीपी, गैस, डीजल, पेट्रोल लगातार बढ़ रही है, दाम लगातार बढ़ रहे हैं और संसद में सवाल उठा तो हंगामा मचा, लेकिन जवाब नहीं मिला। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पवन खेड़ा हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप दोनों का स्वागत है। प्रधानमंत्री जी का एक पुराना बयान बहुत वायरल है आजकल, सुधांशु जी, उम्मीद है आपने भी देखा होगा, जिसमें वो कहते हैं कि दिल्ली की सरकार यानी कि मनमोहन सिंह हर बार जब भी आते हैं तो महंगाई कब कम होगी उसकी एक नई तारीख दे देते हैं। अभी ब्रेक के पहले जब आपने कहा 1-2 हफ्ते बाद जब कम होगी, तो मुझे वो बयान याद आ गया। क्या अब आप भी उसी रास्ते चल रहे हैं जिस रास्ते चलकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा? रोहित जी, आपने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही। जितने भी हमारी स्मृति में चुनाव है और आपकी स्मृति में ही, सिर्फ 2 ही लोकसभा चुनाव ऐसे हुए जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं बना, अन्यथा हर लोकसभा चुनाव में महंगाई मुद्दा होता है। एक 2019 और एक 2004। ऐसा क्यों होता है कि जब हम सरकार में रहते हैं उसके बाद जब चुनाव होता है तो महंगाई मुद्दा नहीं बनता है, बाकी में महंगाई हमेशा मुद्दा बनता है। और इस पे बहस की गुंजाइश नहीं है। कोई जाकर नेट पे चेक कर सकता है कि जब जब हमारी सरकार रही, ये कोरोना काल का 1 साल छोड़ दें, पिछले 6 साल और ये अटल जी और मोदी जी दोनों सरकार मिला के, हमेशा रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम। और कांग्रेस की जब जब सरकार रही, रेट ऑफ ग्रोथ कम और रेट ऑफ इन्फ्लेशन ज्यादा रही है। यह एक स्थापित सत्य है। और अभी देखिए, जैसे पवन जी इससे पहले बोल रहे थे तो कहने लगे कोरोना के काल में और इन्होंने जिस तरह से अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया है, तो मतलब जैसे कोरोना हम लाकर हमने बंटाधार कर दिया है। तीसरी बात उन्होंने एक बहुत इंफेसाइज कर करके कहा कि राजस्थान ने कम किया है, हमने उसका जवाब नहीं दिया। तो आपको पता होना चाहिए पवन जी, देश का पहला जिला कौन सा था जब 100 रुपए के पार पेट्रोल गया है? वो जिला था श्रीगंगानगर, 102 रुपए। बीकानेर 100 रुपए से ऊपर 101 रुपए। क्यों गया था? देश में सबसे ज्यादा वैट अगर लगता है तो राजस्थान में 36%, उसके बाद महाराष्ट्र में 26% प्लस 10 रुपये 15 पैसा एडिशनल, यानी ये फिर 36 से ऊपर। अगर आप उस जंग से देखेंगे तो किन किन राज्यों में, तमिलनाडु में 15% प्लस 13.5% और सेस। अब सुनिए, पंजाब में 24.8%, उसके बाद 10% एडिशनल टैक्स और उसके बाद 1 रुपए का सेस। ये तो उन राज्यों का हाल है मान्यवर जो सबसे अमीर राज्य है। तो इसका भी उत्तर दे दीजिए। अगर राजस्थान भारत में सर्वाधिक वैट वसूलता था तो उनका दायित्व था कम करना। हमारी भी असम और मेघालय की सरकार ने कम किया, 5 रुपया और 7.5 रुपया कम किया। परंतु प्रश्न यह है कि ईमानदारी से बोलिए तो कि कौन कितना हिस्सा लेके जा रहा है। क्या यह गलत है कि राजस्थान 36% लेता था आपकी 28 फरवरी से पहले? बोलिए हाँ या ना, स्पष्ट जवाब दीजिएगा। सुधांशु जी, 100 रुपए तो मध्य प्रदेश में भी पार हुआ था। वापस आऊंगा, आपने वहां क्यों नहीं कम किया? बोलिए पवन जी। मैं भी यही जानना चाह रहा था, राजस्थान ने कम किया तो इनको कारण मालूम है, मध्य प्रदेश ने कम नहीं किया, वो कारण बता दीजिए। हाँ या ना तो आप नहीं बोल पाएंगे, जरा बताइए ना क्यों नहीं कम किया, कारण बताइए।
जीएसटी का जो राज्यों का हिस्सा है, संविधान की शपथ लेने के बाद आप वो हिस्सा होने नहीं देते और उम्मीद करते हैं कि राज्य वहन करें सारे आपकी गलतियों का खामियाजा राज्यों को भुगतना पड़े। क्यों? और मैंने ये नहीं कहा कोविड से आपने तबाह किया अर्थव्यवस्था को तबाह करने में तो कोविड का कोई से पहले मोदी जी ही काफी थे। वो कोविड फिर आ गया, वो अलग बात है। मोदी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में। रेट ऑफ ग्रोथ बहुत अच्छा लग रहा है आपको, जीडीपी -23.9% पे ले गए और कह रहे रेट ऑफ ग्रोथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अच्छा आता है। अरे सुधांशु जी, आप तो बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, सोच समझ कर बोला कीजिए। आप रसोई गैस पर भी रोहित जी कह रहे थे चर्चा होगी। रसोई गैस हमारे वक्त सऊदी अरामको जो की कीमतें जहां से आती हैं, क्या कीमत थी रसोई गैस की मेट्रिक टन के हिसाब से? हमारे वक्त $880.50 प्रति मेट्रिक टन रसोई गैस सऊदी अरामको से हमें मिलता। आपके वक्त क्या कीमत है? $587। कितना फर्क है? और हम बेचते कितने में थे सुधांशु जी? 419 रुपए का एक सिलेंडर। आप कितने में बेच रहे हैं? 819 रुपए। जरा कुछ तो सोच के बोला कीजिए। जनता को इसमें आप मूर्ख नहीं बना पाएंगे। बाकी आप कोशिश करते रहते हैं लेकिन बनेगा नहीं कोई मूर्ख आपकी बात। रसोई गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतें मैंने आपके सामने तुलनात्मक रख दी। यूपीए के वक्त कितनी थी और आज आपके वक्त कितनी है। आप कितना ले रहे हैं जरा ये बता दीजिए। और इसमें उज्ज्वला हो, सब्सिडाइज्ड हो, नॉन सब्सिडाइज्ड हो, इनकम टैक्स जो दे रहा है वो हो, मिनिमम 819 रुपए आज आप ले रहे हैं। ले रहे हैं नहीं? हाँ या ना? मैं आप ही की मुद्रा में आपसे पूछता हूं, जरा हाँ या ना में जवाब दीजिए। इसमें और हाँ ये भी इसमें भी हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये तो कि क्या डॉलर की हिसाब से इससे कोई उस वक्त हम दे रहे थे यानी 880 रुपए और आज 570। इससे कोई भाग नहीं पाएगा कि 819 का मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि मिल रहा है सबको पता है और उसमें कोई हेर फेर करके बताया जा नहीं सकता। पर मैं सुधांशु से जवाब लूं उसके पहले एक बयान रेणुका चौधरी जी का भी वायरल है, जहां बैठ के आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पार्टी दफ्तर में, तब वो करती थी। उनसे जब मीडिया ने सवाल पूछ लिया था सिलेंडर को लेके, तो उन्होंने पलट के सवाल पूछ दिया था, गरीब आदमी सिलेंडर इस्तेमाल करता है क्या? तो क्या इसका कमोबेश वही स्थिति है क्या? अगर आज आपको इनका रवैया बुरा लग रहा है तो क्या वही रवैया आपने भी अपना के रखा था आपकी पार्टी के नेताओं ने? देखिए, मैं रोहित जी, सरकार किसी की भी हो, अगर कहीं भी जनता को अगर दर्द हो रहा है और हम राहत नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उसकी सजा उस सरकार को मिलती है, वो मेरी सरकार हो या सुधांशु त्रिवेदी जी की सरकार हो। इसका क्या मतलब है कि अगर रेणुका जी ने उस वक्त कुछ कहा था तो आज सुधांशु जी भी वही कहेंगे, राहत नहीं देंगे। ये तो थे ना, अब की बार मोदी सरकार, घर घर मोदी, हर हर मोदी, अलग अलग नारे लाए थे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। क्या हुआ? अब तो मारने वाले मोदी जी आ गए। तब तो अंतरराष्ट्रीय कारण थे, अब क्या अंतरराष्ट्रीय कारण है? अब तो अंतरराष्ट्रीय मूल्य भी कम है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, जवाब देते नहीं बन रहा है इनसे। इसका तो कारण बताइए मुझे। सऊदी अरामको की कीमतें तो लाइए, जरा आप भी लाइए, चलिए देखिए, इसी की तुलना करते हैं। हो सकता है आपके पास अलग कीमतें आती होंगी। ठीक, मेरे दो सवाल है सुधांशु जी। एक जो पवन जी ने पूछ दिया, मैं भी पूछना चाहता था कि मध्य प्रदेश में भी तो 100 रुपए गया, आपने क्यों नहीं कम किया? दो, उज्ज्वला जो आपकी फ्लैगशिप स्कीम है, जिसके दम पर आप खुद ये मानते हैं कि आपको वोट मिला बड़ी तादाद में महिलाओं का, महिलाएं कह रही हैं कि हम रिफिल नहीं करा सकते, वो वापस चूल्हा फूक रही हैं, सिलेंडर पड़ा है किनारे पर क्योंकि पैसा नहीं है भरवाने का। हाँ रोहित जी, अभी आपने जो बताया कि रेणुका जी का वो बयान कि क्या गरीब आदमी के पास सिलेंडर होता है, मोदी जी ने आने के बाद वो करके दिखाया। 8 करोड़ गरीब महिलाओं को, जिनके लिए ये सोचना भी मुश्किल था, क्योंकि बकौल इनकी सरकार होना ही नहीं था उनके पास, और ये सोचने से परे की बात थी कि उनके पास चूल्हा होगा, चूल्हा हुआ। हाँ, आज की जो स्थिति है, मैं एक बात कहता हूं बिल्कुल ईमानदारी के साथ, और इन्होंने क्या किया दोनों बात बताता हूं। पहली बात, आज क्या ओपेक कंट्रीज ने प्रोडक्शन कम कर रखा है कि नहीं? हाँ या ना? साफ साफ कोई जाके चेक कर सकता है। और टेक्सास के तूफान की वजह से अमेरिका में प्रोडक्शन कम है और अभी 2 हफ्ते और बंद रहेगा। तभी मैंने आपसे कहा ना, अप्रैल का महीना आते आते जब प्रोडक्शन फिर शुरू होगा अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। अभी इनके मुंह से निकला सऊदी अरामको जहां से कीमतें तय होती, मान्यवर अर्ध सत्य नहीं पूर्ण सत्य बोलिए, कीमतें ही तय नहीं होती हैं। पेट्रोल उत्पाद होकर भी वहीं से आता है, निकल कर भी वहीं से आता है। तो जब मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई तो कीमतें बढ़ गई। अब जैसे ही अवेलेबिलिटी ठीक होगी, यानी तूफान के बाद जब टेक्सास ठीक होगा और ओपेक कंट्रीज अपने प्रोडक्शन के स्तर को ठीक करेंगे, अप्रैल के अंत तक आते आते आप देखिएगा कि स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। हाँ, एक बात और बोलना चाहता हूं,
आपकी तरह हम ये नहीं करते पवन खेड़ा जी कि जब 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स रोहित थे जी। तो वो बजट में नहीं दिखाए गए 2014 के, वो ऑयल कंपनीज के खाते में डाल दिए गए। और तो और जो रोहित जी। 70,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया 2014 में, वो हमारी सरकार के आने वाले बजट में डाल दिया, अपने बजट में रखा नहीं। यानी ये जो आप करते हैं कि हमने रोहित उधार जी। लिया और दूसरों के खाते में डाल दिया, ठीक है, ये जवाब कोई भी दे रहे हैं जाके पवन जी। बैलेंस शीट चेक और ये कर भी सकता पूछा है जाएगा कि उस 1,40,000 करोड़ में से कितना इन्होंने कर्जा कितना दिखा आपने पे रखा किया था। है। अभी वापस आता हूं सुधांशु जी, तो अब पूछता शांति हूं। से बोले सुन पवन लीजिए। जी। सुधांशु जी, आपके कद काठी मुझसे ज्यादा है, मेरे पीछे आप छिप नहीं पाएंगे, कोशिश मत कीजिए। मैंने सऊदी अरामको बोला, सऊदी अरामको की आज की कीमत भी तो बताई साथ में। सऊदी अरामको की कीमत के हिसाब से अगर हम चलें तो 609 रुपए का सिलेंडर मिलना चाहिए। चलिए बता दीजिए क्यों फिर 819 का है, इसका जवाब दीजिए। काहे को छिपते हैं सऊदी अरामको के पीछे, या पवन खेड़ा ने क्या कहा? पवन खेड़ा तो फिर से दोहरा रहा है। सऊदी अरामको के हिसाब से अगर कीमत है आज की 609 रुपए प्रति सिलेंडर होनी चाहिए, आप उस पर क्या क्या और थोपते हैं वो भी बता दीजिए जनता को कि 819 कैसे आया। मोदी जी ने कहा था हर घर सिलेंडर होगा, वो तो नहीं पहुंचा पाए। जहां पहुंचा पाए यह तो बता देते कि हर घर खाली सिलेंडर होगा, यह नहीं बोला था ना, ये बोलना भूल गए थे। खाली सिलेंडर लेकर क्या करेंगी उज्ज्वला की लाभार्थी महिला, जरा उसका भी उत्तर दीजिए। आज तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इतना तो बनता है कि आप भारत की महिलाओं को ये उत्तर दीजिए, महिलाओं को, पुरुषों को, परिवारों को, सबको ये उत्तर दीजिए जिनसे आपने वोट बटोरा था झूठ बोलकर, कि खाली सिलेंडर लेकर वो करेंगे क्या, इसका जवाब दीजिए मुझे। और सऊदी अरामको की कीमत मैं फिर से बताता हूं, आज की कीमत 609 रुपए प्रति सिलेंडर होना चाहिए। अगर सऊदी अरामको की कीमत आज की लेंगे तो आप 819 पे क्यों बेच रहे हैं, इसका उत्तर दीजिए। सर मेरा सवाल आप दोनों के सवाल से थोड़ा सही तरह है, क्योंकि समय कम हाँ, है। मैं उत्तर देता हूं। और जो आम आदमी एक जानना मिनट रुकिए, चाहता मैं है रोहित सर, जी उत्तर देता सुधांशु हूं। जी, सुधांशु जी, अरे भाई ये बताइए सऊदी अरामको सुधांशु जी। सरकारी है कि प्राइवेट है? सुधांशु जी, और ये सरकार सरकारी है कि प्राइवेट? सुधांशु वो जी, तय कर रही है। सुधांशु आपने जी, कहा कि पवन जी, 609 में मिलना चाहिए। आप अरे लोगों सुनिए ने भाई, 40 मिनट अरे से भैया, एक दूसरे पे आरोप 2026 में प्रत्यारोप लगाया। वो ऑयल बॉन्ड का सर, पैसा सबने भी सुना। चुकाना है। प्लीज, 1,40,000 करोड़ के ऊपर प्लीज, जाएगा क्या? प्लीज, उससे आम हिंदुस्तान मैं को क्या आप मतलब दोनों है कि से वो सरकारी है या प्राइवेट? केवल कमाल की बहुत बातें करते हैं। ऑब्जेक्टिव, अरे भाई, बहुत मैं क्या रहा छोटे हूं? से सवाल का जवाब जो चाह आप रहे कह हैं। कि उसी सर, सब कीमत समझ पे लिया हम लोगों ने। यहाँ बताइए, वो ब्याज 609 सहित तो की पैसा चीज कौन प्लीज चुकाएगा सर। 2026 में? 609 की चीज 819 वो बोलिए में ना, बेचते हैं, इसका जवाब जो आपकी सरकार कर्जा लेकर छोड़ गई है 2026 में एक झटके में 1,40,000 करोड़ की बात करके क्या बात कितना करने भटकाएंगे लगते हैं? जनता? फिर कितना भाषा वोट बोलने बनाओगे लगते हैं। जनता? अच्छा, कि एक बात आखिरी करो, सवाल का बात जवाब दे करो। दीजिए, समय खत्म हो रहा है। जाने से पहले आप लोग झगड़िए मत, प्लीज, राज्यों में बैठे हुए प्लीज, महाराष्ट्र और पंजाब प्लीज, और उसमें एक्सेस नहीं कम कर रहे, एडिशनल ड्यूटी नहीं कम कर रहे और पूरे देश भर को भाषण दे रहे हैं। 8 करोड़ लोगों को आप दे ही नहीं पाए कभी। मोदी जी ने आने मेरा केवल एक रिक्वेस्ट है मेरा। अच्छा प्लीज, सुधांशु जी, पवन जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी करते हो। अरे सुधांशु जी, पवन जी, प्लीज, पवन जी, पवन जी, घर घर प्लीज, से मोदी जी को धक्का पवन लगने जी, वाला है। प्लीज, मैं बता रहा हूं, पवन जी, आप प्लीज, बोल मत दीजिएगा ही। सुधांशु जी, अरे प्लीज, 609 की चीज 819 में बेच रहे हैं। 27 तारीख को शर्म मतदान है करिए पहला, आप। 27 तारीख को पहला मतदान है। सुधांशु जी, उसके पहले कम होगा? बातें करते हैं, सऊदी ने कंपनी उससे पहले कम होगा सुधांशु जी? उससे आम उपभोक्ता को क्या मतलब? 27 को पहला मतदान है, उसके पहले कम होगा तेल का दाम? वाह भाई वाह, उपभोक्ता को क्यों नहीं मतलब? जब आप ये कहेंगे कि भारत की कंपनी सरकारी है तो उपभोक्ता का मतलब, और सऊदी अरब प्राइवेट है अरे तो उपभोक्ता का छोड़िए, मतलब नहीं। मैं अपनी आपको सुविधा से आप तय सीधी-सीधी बात करेंगे, कर रहा हूं। कभी आप प्राइवेट उत्तर पे डाल देने की देंगे, हिम्मत कभी है तो सरकारी पे डाल बताइए। देंगे। बिना वाह होकर भाई के वाह। मत बैठा करिए। यहाँ हिंदुस्तान अरे उत्तर तो मैं आपसे कह रहा हूँ, 1,40,000 करोड़ का आप कर्जा डाल गए, जिसका 9,960 करोड़ रुपए हर साल सिर्फ ब्याज देना पड़ रहा है। पूरा का पूरा 2026 में चुकाना समाप्त हो गया है है। ब्याज के, वो पैसा कहां से आएगा बताइए? समय समाप्त हो क्या गया है। बात करते हैं? आता नहीं है, आकर लफाजी करते हैं धन्यवाद, बैठकर सुबह से शाम तक। समय समाप्त हो गया है। धन्यवाद आप दोनों का, समय समाप्त हो गया है। और इस सवाल के साथ जस का तस कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम कब कम होंगे। हालांकि सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि अप्रैल आते आते जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तब दाम कम होंगे, यानी कि एक नई तारीख सरकार ने भी देश के लोगों के सामने रख दी है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आखिरी पड़ाव पर लौटेंगे तो जो सवाल हमने आज आप लोगों से पूछा था, आपने क्या जवाब दिया वो बताएं। तो आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें महंगाई बढ़ा रही हैं? जो आपके जवाब हमें मिले 68%, 68% लोगों ने कहा हां, जबकि 32% लोगों को ऐसा नहीं लगता। दंगल आप देख रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।